नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं आज कर्नल मयंक चौबे जी और हमेशा की तरह डैपर एंड डेबोनेर थैंक यू सो मच सर। एडिडास की जैकेट भी पहने हुए हैं तो सर्दियां जो आ गई मैं तो फिर। मैं तो यही सिफारिश कर सकता हूँ कि साहब आपको जो है वो जयपुर डायलॉग्स के धर्मापड़ा की जैकेट पहननी चाहिए। मैं एक बार गलती की, मैंने खरीदी नहीं सर वो, तो आप कोई मुझे भिजा दीजिएगा उसको पक्का। बिल्कुल तो सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तो कर्नल चौबे की भी चैनल है, क्या नाम है साहब उसका? रणनीति। रणनीति। लेकिन रण का आपने उसका स्पेलिंग जो है वो रन ऑफ कच्छ वाली कर रखी बिल्कुल बिल्कुल। है। तो अब कर्नल चौबे की चैनल को भी सब्सक्राइब करें अवश्य और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज सेक्शन पर अवश्य जाए। वहाँ पर आपको जैकेट्स भी मिलेंगी, ओपन भी, हुडीज भी, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, टी शर्ट, पोलो शर्ट, सूवेनियर्स, बुक्स, द लॉट। तो साहब आज मैंने देखा कि आप बहुत मजे ले रहे थे साहब। राजनाथ सिंह जी ने सिंध का रेफरेंस क्या दे दिया जी। और वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने टेरिटरी का रेफरेंस क्या दे दिया। मुझे तो लग रहा है कि आप तैयार ही हो गए घोड़े पे चढ़ के कि बस अब तो रवाना हो जाए और जाके टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ले। सत्तू बांधकर। देखिए सर, कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो कि प्रेरित करती है हमें ये सोचने के लिए। तो जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो बोला, बड़ा बढ़िया बोला और बोलते बोलते मुस्कुराए वो। तो मुझे ये लगा कि उनकी मुस्कुराहट में बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी। तो हमने बोला ठीक है, मुस्कुराहट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम ये बोलते हैं कि तुम लोग बात करते थे गजवाए हिंद की, ऐसा ना हो कि भगवाए सिंध हो जाए इस समय। तो एक तो वो था। अच्छा, दूसरा मजे की बात थी कि जनरल कटियार जो कि जीओसी इनसी आर्मी के आर्मी कमांडर है वेस्टर्न आर्मी के, वो कहीं रैम प्रहार नाम की एक एक्सरसाइज में कुछ बोल रहे थे। अब रैम प्रहार में RAM लिखते हैं, रैम का मतलब होता है वो जो अ, क्या बोलते हैं उसको सर, भेड़िया, भेड़ा, भेड़ा भेड़ू। भेड़ा भेड़ा। हाँ, तो उसको रैम बोला जाता है। तो उसके बारे में कुछ बोल रहे थे वहां पर और उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान तब तक बाज नहीं आता जब तक उसकी टेरिटरी जो है थोड़ी सी ली ना जाए। तो मुझे लगा कि टोन एंड टेनर जो है ये बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, और माहौल का देखते हुए हर व्यक्ति जो है यही चीज कह रहा है। 3 तारीख को जनरल हर चीज उपेंद्र कह रहा है द्विवेदी साहब वो। को। अमित शाह भी यही कह रहे थे, मोदी जी भी यही कह रहे थे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो मार्क कर लिया गया है वो। जी। और वो सिंध में भी कोई रहीम यार खान जैसी कोई जगह है क्या, ऐसे अ, आसानी से पहुंच सकते हैं? सिंध सर, आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु देश का जो मूवमेंट है अब थोड़ी सी तेजी पकड़ेगा। उसका कारण ये है कि सिंधु देश में दबी छिपी भावनाएं जो थी वो तो चल रही थी, और ये लोग हरकतें भी ऐसी कर रहे थे कि जो कि उनकी भावनाओं को और बढ़ा रहा था। अब उनमें कमी एक थी कि उनके पास में क्रेडिबल लीडरशिप की कमी थी, जो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इस समय। बहुत जल्द हमको एक ना एक सिंधी चेहरा दिखाई देगा होराइजन पे, जो कि सिंधु देश की मूवमेंट को लेकर चलेगा। और सिंधु देश की मूवमेंट सर, अंतर उसमें ये है कि बलूचिस्तान आजादी चाहता है, POJK जो है वो कहता है कि भैया तुम्हारे यहाँ जिंदगी अच्छी है, हम तुम्हारे साथ में मिलना चाहते हैं। सिंधु देश जो है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भारत का अभिन्न अंग रहा है, और आज तो रक्षा मंत्री ने उसको क्लियर भी कर दिया। तो मैं ये मानता हूं कि सिंधु देश जो है वो भी भारत में विलय की प्रयास में जुटेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने तो बल्कि आज एक नक्शा भी ट्वीट कर दिया कि AI क्या कहता है इसके बारे में। तो AI ने बकायदा सिंध को भारत का एक अभिन्न अंग बताया। और उसने तो आधे पंजाब को भी बता दिया। हाँ, और मजे की बात ये थी कि उससे देख के सर कि आपका जो प्रदेश है उसको जलमार्ग का रास्ता मिल गया वहां से। कराची हार्बर का एक्सेस जो है वो आपके यहाँ से शुरू हो जाएगा वो। तो उसका रास्ता जो है प्लॉट करके फिर मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि किस प्रकार से संजय जी जो अपना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कराची हार्बर के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर के देशों में सर। तो ये मैं
आपसे वादा है ये आपका, मैं पूरा मैप बना के आपको दूँगा कि किस प्रकार से आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, बाय रोड जाएँगे कराची हार्बर तक और कराची हार्बर से फिर वो एक्सपोर्ट होंगे बाहर के लिए। ये तब तक का है जब तक कि ग्वादर जो है वो भी सम्मिलित नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए आपको यू विल हैव टू मेक डू विद कराची। तो इस समय मूड चल रहा था इसका, और उससे पहले जनरल द्विवेदी ने भी बोल दिया था कि अगर कोई हिमाकत की तो इनका भूगोल और इतिहास जो है वो बदल जाएगा। तो हम्म, मुझे इन चीज़ों को देख के लग रहा था कि इस समय मूड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मूड ऑफ द पॉलिटिशियंस, वो भारतीय जनता के मूड के साथ में मिलके चल रहा है। तो कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। और राहुल गांधी जी की पार्टी बार-बार कहती कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ है अच्छे दिन? तो हो सकता है कुछ अच्छे दिन आने वाले हों सर, ऐसे ही कि बहुत हो गया अभी भारत में पीओजे के बोलते हुए, अब खत्म करो इसको पीओजे के किस्से को। और वो भी शामिल हुआ। और गुजरात, सिंध, कैसा है सर वो? अपना जनगण मन में आता है ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो हम्म। बाकी सब तो हैं, थोड़े सिंध की कमी लग रही थी, तो राष्ट्रगान जो है वो पूरा हो जाएगा अब, ऐसा मुझे मानना है। आज मैं देख रहा था और वो मैंने थोड़ा सा नक्शा भी देखा था। देखिए 1971 के वॉर में जी। बाड़मेर सेक्टर से हम अंदर गए थे और पूरी जो है वो जो मीठी जो है, तब जिला नहीं था, अब मीठी जिला है। तो मीठी भी तहसील थी, तो वो छाछड़ो तहसील पूरी जो थी वो हमने ले ली थी। छाछड़ो, हुँ, गडरा, उधर से नक्शा जो है वो सीधा कर दिया था। जी। और मेरे ख्याल से ये इस्लाम कोट वगैरह जो है ये सब नगर पार कर तो हमारे पास था। और न केवल हमारे पास था, मैं तो बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ। वहाँ लोग जो है वो बड़े अच्छे-अच्छे किस्से सुनाया करते थे। और जो वहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने बहुत मदद की भारतीय सेना की। हुँ, तो फिर क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी ने बेवकूफ़ी भरा निर्णय ले लिया सब कुछ वापस करने का, हुँ, हुँ। यहाँ तक कि ये जो हिंदू बाहुल्य एरिया थे, इनको तो वापस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी भई, ये नहीं तो थी। अपने थे। हाँ। हुँ, हुँ, तो वो डर के मारे वो हिंदू सारे के सारे भारत में आ गए। कहा ये हमें बहुत मारेंगे, हुँ, पाकिस्तानी जो हैं वो हमें सब ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने आपकी मदद की है। तो जब मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो इनकी बड़ी एक एक्यूट समस्या हुआ करती थी ये, पाकिस्तानी हिंदूज़ की। और ये अक्सर पूरा जो है वो एक चौटन तहसील है वहाँ की, उस चौटन तहसील में ही ये अधिकतर बसे हुए थे और थोड़े बहुत बाड़मेर तहसील में थे। और अक्सर मुझसे मिलने आते थे और मैं फिर सरकार से कहता था कि भई इनकी समस्या का समाधान करो, अब ये जा तो सकते नहीं वापस और आपको यू हैव टू गिव देम सिटीज़नशिप। अब वो सिटीज़नशिप होते-होते इनकी जो है वो जाके मैं था वहाँ पे 90 पहले तो मैं 1992 में वहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, फिर मैं 94 टू 96 और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। तो इनकी समस्याओं से काफ़ी हमें जूझना पड़ता था। उसके लगभग 10 साल के बाद फिर उनको सिटीज़नशिप मिली। तो अधिकतर जो थे उसमें आप ये देखिए कि जो जिनको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस तो उसके थे। तो अब जाके उनकी समस्या का समाधान हुआ और अब तो हुँ। ख़ैर सीएए वग़ैरह आने के ये बाद में तो आने के काफ़ी और भी बेटर हो गया है। तो वो जो क्षेत्र है उधर से तो आप गडरा की तरफ से, मुनाबाव की तरफ से नीचे निकल पड़ो और इधर से निकल पड़ो तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र तो आपके पास ऑटोमैटिकली आ जाता है। उसको ये आ डिफेंड जाता करने है। की स्थिति में ही नहीं उसको डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। बस ये होना चाहिए कि भैया ले लिया तो वापस नहीं करना, ये ध्यान नहीं, नहीं। अब वो ज़माने लग गए और सर वो। जो इनके शहर हैं वो अपने को चाहिए नहीं, बेकार चीज़ है, बेकार न जगह। हुँ। क्या करना है? हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नहीं, 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 कोई ज़रूरत नहीं है। कराची। कराची का थोड़ा वो इधर का हिस्सा जो वो पुराना उनका वो केटी बंदर वग़ैरह है ना, वो ले लेंगे वो ले वहाँ पे अपना एक बढ़िया बना लेंगे एक कराची से बड़ा एक बंदरगाह। बंदरगाह बना लेंगे, हाँ। और सर्किल का रास्ता तो वैसे ही खुल रहे थे गुजरात के लिए, वो भी खुल जाएगा रास्ता। वो तो राजनाथ सिंह जी पहले कह रखे हैं कि पहले ही कह रखा था, हाँ। हाँ, सरकरी का रास्ता कराची तक जाता है। उसके बाद फिर कराची वाले जो हैं वो कहेंगे कि साहब हमें नहीं रहना पंजाब से हुँ, साथ। प्रॉब्लम तो क्या है कि
सिंध वाले कहते हैं भाई, आप देखिए कि उनका वो भी आ गया, जो जीए सिंध महाज है उसका स्टेटमेंट भी आ गया, और वो कह रहे हैं कि साहब कि हम आपके साथ में कन्फेडरेशन बनाना चाहते बनाना चाहते हैं आप। हैं। मैं आपसे कह ही रहा था, कन्फेडरेशन देखिए। हाँ। वो भी कन्फेडरेशन, बलोचिस्तान तो पहले से ही कह रहा है कि साहब हम तो है ही नहीं इनके साथ, केपी में इनकी चलती ही नहीं। आज ही देखिए पेशावर में कितना बड़ा अटैक हुआ। हाँ, हाँ, एफसी के हेडक्वार्टर के दरवाजे के सामने, और फिर गोलियां भी चली वहां पर। गोलियां भी चली। इसका मतलब कि ऐसा नहीं था कि ब्लास्ट करके भाग गए, पिस्ट बैटल के इरादे थे उनके। ना ये तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर इनका पूरा काम करके जाएगा। आपको क्या लगता है? हम्म, वो अपने अपने नाम को सार्थक करके जाएंगे, उनको जैसे फील्ड मार्शल कहते हैं। इससे पहले भारतीय जनता ने कभी किसी फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल नहीं कहा। तो इस समय लगता है कि ईश्वर भी भारतीय जनता की सुनने के लिए बाध्य हो चुका है, और इनको फील्ड मार्शल करार करके ही निकालेगा यहाँ से। तो बेच के तो आए थे अपने देश को, आपको ध्यान होगा, वो सूटकेस में कुछ पत्थर कंकड़ रख के दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। तो ठीक है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, कछु बहरा हुए खुदाए। कबीरदास पहले ही इनके लिए बोल के गए हुए हैं। तो ये कंकड़ पत्थर बीनते रहेंगे और चिनते रहेंगे। तो दिन मुझे लगता है गिने हुए हैं। आदि अचिंत ने बोला था, कितना बोला था, 2 साल बोल रहा था, मैं इनको 5 साल दे रहा था। ये तो ऐसा है कि मुझे और आदि दोनों को गलत सिद्ध करने पे तुले हुए हैं इस समय। अब 2 साल 5 साल बहुत होते हैं। ये वही तो वही 40 दिख दिन रहा है वाले इस हैं। समय। हाँ, ये जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, ये जल्दी ही साफ हो जाएंगे ये, जैसा कि इन्होंने कोशिश इस समय की है। क्योंकि किसी क्षण भी भारत ये बता सकता है कि जो दिल्ली बम ब्लास्ट था उसके पीछे हाथ किसका था। अभी तक सरकार ने केवल इतना बोला है कि वो एक आतंकवादी घटना थी, और जिस दिन उन्होंने बोला कि ये हाथ जो है वो पाकिस्तान का था, उस दिन पाकिस्तान के लिए उनकी पतलूनें बहुत काम आएंगी, क्योंकि वो खाकी रंग की है। पतलूनों को उतारने का काम तो वैसे भी करते रहते हैं, आपने देखा होगा। जी, हाँ, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में तो रोज खैबर ही होते हैं उनकी पख्तूनख्वा, हाँ, पतलूनें निकाली जाती। निकाली गई थी उनकी भी। लेकिन तो मैं आदि, इसमें से एक, ये जो वेस्टर्न कमांडर ने जो कहा कि वांट जी, टू नीड टू ऑक्यूपाई देयर टेरिटरी, जी, तो मैं तो अपनी तरफ से वेस्टर्न कमांड को कई सारे टारगेट्स दे सकता हूँ, दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा सर। क्योंकि आपने जम्मू अभी इतना, जी, जम्मू जो है वो उनके एरिया ऑफ डिफेंस में आता जुरिसडिक्शन में, है, हाँ, एरिया जुरिस्डिक्शन में जम्मू। बिल्कुल, तो दे शुड इमीडिएटली टेक कंट्रोल ऑफ द अखनूर डैगर। वो जो अखनूर बिल्कुल, डैगर है जी, वो तो उनको कर ही लेना चाहिए, हुँ। सर वेस्टर्न। देखिए, और जी, मुझे लगता है कि अपना करतारपुर साहिब भी ले लेना चाहिए। सर मेरा मानना ये है कि आपने अभी एक जयपुर डायलॉग्स का एक एनुअल समिट किया है, और उस एनुअल समिट का जो फीडबैक है, जो भी है, उसको सरकार भी ऑब्जर्व कर रही है। शत्रुबोध जो है, मैं देख रहा हूँ इस समय हर यूट्यूबर की जुबान पे चढ़ा हुआ है। यानी द मैसेज हैज़ पर्कोलेटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री, और सरकार भी आँख मूंद के तो बैठी नहीं है। तो जो आप बात बोल रहे हैं, वो सरकार सुन भी रही है उस चीज़ को। तो आप जो बोलेंगे वो उसको सुनेगी और उसका संज्ञान भी ज़रूर लेगी। और मेरा मानना तो ये है कि अब तक उन्होंने आपकी बात को सुनकर अपने कुछ काम कर भी दिए होंगे। क्योंकि ये नहीं पता कि सर नारायण किस रूप में आते हैं। तो सरस्वती किस भारतीय की जुबान पे आके बैठेगी, इसका भी पता नहीं है। तो हम्म, क्या पता कोई ऐसी बात जो है वो निकल जाए, जो किसी के हित की हो। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि जो हुआ है जयपुर डायलॉग्स में, उसका जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अगर कोई ट्रांसक्रिप्ट बना के आप सरकार को पेश कर सकें तो बहुत बढ़िया होगा। और देश प्रेम जो आपका है, उसपे और 4 चाँद ही लगेंगे, अगर ये प्रयास जो है सक्सेसफुल हो पाया हमारा तो। तो मैं मानता हूँ कि आपकी कही हुई बात जो है वो ज़रूर सुनी भी जाएगी। जी, तो मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, वो जो वेस्टर्न कमांडर की जो बात है उसके ऊपर। जी, तो जी, आप कृपया मुझे बताएं कि साहब कि यदि आप
COAS होंगे तो आप कौन-कौन से एरिया टारगेट करेंगे ऑक्यूपाई करने के लिए? मैं तो बड़ा अदना सा सिपाही हूँ, लॉजिस्टिशियन हूँ। नॉर्दर्न कमांड में कौन-कौन से एरियाज हैं जो हमें हम आसानी से ऑक्यूपाई कर सकते हैं? देखिए, इस समय जो है वो दाल जो है ना, जैसे दाल मखनी होती है, कहते हैं कि उसको 24 घंटे तक उसको देग में रह के अगर वो पके तो उसका पूरा रस आता है। तो इस समय पीओजेके जो है वो दाल मखनी बना हुआ है और वो हंडिया चढ़ी हुई है और इस समय अच्छी खासी उबल रही है वो। तो वो वक़्त की नहीं, बात देखिए है कि हमें जब पीओजे पूरा तो देखिए ऑक्यूपाई करना भी मुश्किल हो जाता है। खास तौर से नहीं पॉपुलेशन वहाँ की ऐसी है ना, रेडिकलाइज्ड लोग हैं। तो वहाँ के जो फीचर्स हैं, जैसे हाजी जी। पीर है, मुझे लगता है हाजी पीर तो हमको नहीं लेना चाहिए। सर, मेरा मानना ये है कि जो बहुत बार पहले बात कही थी मैंने, वो 20 एम्बुलेंसेज़ हैं, उनको रास्ता जन मिलना चाहिए वाखान कॉरिडोर के थ्रू जाने का। अब बीच में आती है वो सीपीईसी की लाइन जो नीचे से उतरती आ रही है। तो कहीं न तो कहीं उसके लिए हम तो उधर से जाना पड़ेगा आपके कारगिल की तरफ से। हाँ, तो मेरा कहना ये है शी जिनपिंग से कि भाई ऐसा है कि हमें ओवरपास की तुम सुविधा दे दो यहाँ से और तुम्हें जो करता है करते रहने दो। तो हम जो है वाखान कॉरिडोर के थ्रू जो है वो एंट्री अफ़गानिस्तान में वहाँ से लेना पसंद करेंगे और हो सकता है कुछ ना कुछ डील शी जिनपिंग के साथ में कर लें और हमको ओवरपास की सुविधा मिल जाए। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ऐसा कुछ संभव है और हो भी सकता है ऐसा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ज्योग्राफ़ीज़ जो हैं वो कंट्री की, जैसा कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वो रिड्रॉ भी होती हैं। तो उसमें कोई बॉर्डर्स बात कैन नहीं बी है। रिड्रॉन, यस। जी, तो बॉर्डर्स कैन बी रीड ऑन, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें हमारा एरिया हमारे पास में आ रहा है और फिर हमें अगर कंटीन्यूअस लैंड मिल रहा है वहाँ तक जाने का तो व्हाई नॉट? थोड़ी बहुत तो सौदेबाज़ी अवश्य होगी। हम उससे ये भी बोलते हैं कि हमारे चचा ने बोल दिया था यहाँ पर एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं उगता है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आँखें मूंद लेंगे अपनी और हमें तुम ज़रा वहाँ से ओवरपास की सुविधा दे दो। सब कुछ संभव है। कर्नल रैना के साथ में इस बात पे कई बार हमारी डिस्कशन बातचीत हुआ है। हुई है, बट चूंकि अच्छा। उनका जो नेटिव प्लेस है वो वर्तमान पीओजेके में ही, जो आपके जी, बाग नाम की एक जगह है उसके पास में ही है। जी। तो उनके साथ बातचीत में जो निष्कर्ष हमारा अक्सर निकला है वो ये निकला है कि साहब कि ये मीरपुर कोटली वाला जो एरिया है, हुँ, ये हुँ, लोग भी थर्ड क्लास हैं और इसमें हुँ, कोई रिसोर्स नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्लस इसको इसमें जो है वो बहुत ही हेविली फोर्टिफाइड है हुँ। और इसको कैप्चर करने जाएंगे तो हमारा जो है वो अननेसेसरी रिसोर्सेज़ बहुत लगेंगे बहुत उसमें। बहुत रिसोर्सेस और एनर्जी लगेगी। हुँ, तो यहाँ तो हमारा टारगेट जो है वो मैक्सिमम आप रखें कि साहब कि हम तो अपना शारदा पीठ ले लें। हुँ, थोड़ा जो लाइन है वो सीधी कर लें अलॉन्ग किशन गंगा हुँ। और ये हाजी पीर बल्ज जो है इसको वापस ऑक्यूपाई कर लें। हालांकि बहुत करने हेविली का। फोर्टिफाइड है, हेविली माइंड है, हुँ, हुँ। सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो इनका एंटीडोट भी है। जी, क्या बिल्कुल, कहेंगे आप? बिल्कुल 100%। अजय अजय चूँकि अजय इज़ अ सन ऑफ द सॉइल सर। फ़ौज में कहते हैं कि हम्म, सन ऑफ द सॉइल से बेहतर कोई चीज़ उसको जानता नहीं है उस इलाके को। जैसे आप हैं, इस समय आपने बाड़मेर में काम किया हुआ है। बाड़मेर के चप्पे-चप्पे से आप वाकिफ़ हैं। उसी प्रकार से अजय उस इलाके का रहने वाला है और उसकी सोच जो है, उसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ क्योंकि उससे बेहतर मुझे इस समय कोई ऐसा व्यक्ति दिखता नहीं जो कि उस इलाके की ज्योग्राफी और वहाँ के डेमोग्राफी को समझता हो। तो मैं आँख मूंद हाँ, कर प्लस अजय के उन्होंने साथ जाऊँ। कश्मीर में भी आरआर में काम किया हुआ है। हाँ, कश्मीर वैली तो में भी किया हुआ है और इधर भी जम्मू में भी किया हुआ है, दोनों में तो जो उसने ही अपनी 29 प्लस कमांडेड 1 आरआर 30 यूनिट्स। हाँ, उसने जो 29 प्लस 1 30 किताबें लिखी हैं, सर हम्म, 30 किताबें लिखना एक मामूली खेल नहीं होता है और मैं उसको अथॉरिटी मानता हूँ। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कश्मीर की मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ना है तो किससे पढ़ना चाहिए? मैं सीधा बोलता हूँ अजय कुमार रैना की लिखी हुई किताब थोड़ा पढ़ लीजिए उससे। तो इससे बेहतर सजेशन या सॉल्यूशन जो है, मेरे पास में नहीं है जो कि अजय ने आपको दे रखा है और मैंने उसको सुना भी है उसने क्या बोला है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हम कभी आते हैं इस सौदेबाज़ी पर, तो क्या अक्सई चीन की तरफ हमें आँख मूंद लेनी चाहिए कि हम अक्सई चीन पे अपना क्लेम स्टेक करें। ये
मैं एक मसला फिर से अजय रैना जी से जो बात है उसी को कोट करता हूँ कि उनका तो ये कहना है कि साहब कि हाँ, हमें तो फोकस करना चाहिए, ये जो आपकी गिलगित बाल्टिस्तान एक्सिस है, बिल्कुल, और वी शुड गो एंड ऑक्यूपाई स्कार्दू। बिल्कुल, वहाँ के लोग भी हमको जो है वो स्वागत पसंद करेंगे, करते हैं बहुत वो। हुँ, पसंद हुँ, करते हैं। बिल्कुल। जब हमने तुरतुक लिया था, तो हुँ, तुरतुक में भी हमारा बाद में, पहले वो लोग डरे हुए थे, लेकिन बाद में हमारा स्वागत भी स्वागत किया किया था उन्होंने। और वो अच्छी तरह से इंटीग्रेट भी हो गए। जो सेपरेटिज्म वाला कीड़ा है वो वहाँ नहीं दिखता है इतना। नहीं है। हुँ, तो इसलिए भी क्योंकि वो पाकिस्तानियों को झेल चुके हैं, पाकिस्तानियों से त्रस्त हैं, शिया पॉपुलेशन है वो पूरी। और उससे जो है हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। भई वाखान कॉरिडोर का एक टच तो हो ही जाता प्रैक्टिकल है, सूट बात मिल अलग है जाता है। कि एक्सेस कैसे बने उसमें। हुँ, क्योंकि पहाड़ तो बहुत ऊँचे-ऊँचे हैं, टनल-वनल बनानी पड़ेंगी, लेकिन टनल-वनल तो हम आजकल बना लेते हैं आसानी से। हाँ, हम तो एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी तो। और दूसरा जो चाइना के साथ जो आपने बात कही ना, उसमें उनका जी, सजेशन ये है कि भई हमको जो है वो चाइना को भी एक कॉरिडोर दे देना चाहिए हमारे यहाँ से। क्या ले जाएगा वो? बल्कि जो हमारा वो लिवरेज उसके ऊपर आएगा बिल्कुल। और उससे सौदेबाजी कर लेनी चाहिए कि भई हमको ये आप वाखान का एक्सेस दे दो। सर मान के चलिए सौदेबाजी करनी पड़ेगी ये। इस समय जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हम अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रह सकते। हमने अपने मार्केट भी तो खोले थे। हमें ये डर था कि लोग आके खा जाएँगे, हमारे इंडस्ट्रीज़ खत्म हो जाएँगी, ऐसी बात हुई नहीं। हमारा व्यापार जो है फला-फूला है। तो जो ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ सौदेबाज़ी अवश्य करनी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तान की तरह सौदेबाज़ी नहीं करेंगे जो कि अपना देश बेच देंगे या लोगों को उन अपना एरिया दे देंगे, नहीं, उस वैसा नहीं होगा। जैसा कि अजय ने बात की थी, कॉरिडोर जो है वो हम सोच सकते हैं उसके बारे में एंड जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि हम लोग बहुत सेंटिमेंटल हैं इस पॉइंट को लेके। थोड़ा सेंटिमेंट से उठकर रियलिस्टिक वर्ल्ड में आना पड़ेगा और प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखना पड़ेगा हमें। वरना हम जो है स्टेलमेट पे ही रहेंगे और वो स्टेलमेट जो है वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है सर। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ में यदि देखें तो इधर जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? सर बांग्लादेश जो है न जाने क्यों मुझे दिखता है कि सुसाइड के रास्ते पे बहुत तेज़ी से अग्रसर है। आज ही मैंने एक ट्वीट किया है कि उनके फाइटर पायलट्स का पहला जत्था जो है, वो ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जा रहा है। तो मैंने बोला ये तो सुसाइड मिशन पे जा रहे हैं ये लोग। क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने हवाई जहाज़ खुद उड़ा नहीं पाता है, इनको क्या सिखाएगा? तो और दूसरा है जो है कि एक बार पाकिस्तानी ट्रेनिंग अकेडमी में लेसन चल रहा था, तो उसको कुछ अमेरिकन ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व करने आए थे। तो जब वो लेसन चल रहा था तो उसने बताया कि टेक ऑफ ऐसे करना है, ये मैन्यूवर वैसे करना है, ये मैन्यूवर वैसे करना है, उसके बाद में क्लास खत्म। तो अमेरिकन ने बोला कि भई आपने सब कुछ तो सिखाया इनको लेकिन ये लैंडिंग के बारे में कुछ नहीं बात की आपने। तो कहते हैं लैंडिंग की ज़रूरत क्या है? वो तो इंडियन पायलट हमारी खुद करा देते हैं। तो ये ये स्टोरी लेके पाकिस्तानी जो है नेचुरली बांग्लादेश को भी यही सिखाएँगे कि पतलून उतारते समय कौन-सा बटन पहले खोला जाएगा या कौन-सा हुक पहले निकाला जाएगा क्योंकि इनके पास में ट्रेनिंग ये है। तो पहले तो अगर ये बचना इनका मुश्किल है वापस आके और अगर ये वापस आ गए तो ये उस वो ट्रेनिंग लेकर आएँगे। ये मुझे इस समय होता दिखाई दे रहा है। नंबर 2 बात जो इनके देश में खुद हरकतें चल रही हैं। जैसे इन्होंने शेख हसीना वाजिद को मौत की सज़ा सुनाई है और अब मैं देख रहा हूँ हर रोज़ एक ना एक नया नाटक वहाँ पर हो रहा है। अभी आज की खबर आई है कि 11 मेंबर्स का एक डेलीगेशन पीओजेके से लश्कर-ए-तैयबा का जाने वाला है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जहाँ पर इन्होंने एक अपना हैंगर एस्टेब्लिश किया है बांग्लादेश में। उसका नाम एल से है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। दिमाग से उतर रहा है मेरे। लाल मोनीराट? लाल मुरीर घाट का, लाल मुरीर घाट का। तो वहाँ पर बाकायदा उसकी हैंगर की फ़ोटो-वोटो भी आई है कि वहाँ पर उनका विज़िट होगा। वो अब तो उनका हमारी विज़िट आर्टिलरी की रेंज में है। कितनी बड़ी मूर्खता है उनकी। देखो, आपको ऐसी सीक्रेट आउट नहीं करनी चाहिए। मैं कितनी बार कहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान जो बना था वो आईक्यू के आधार पे बना था, जो लोअर आईक्यू वहाँ चली गई थी। तो अगर ये सोचते हैं कि ये वहाँ पर लाल मंदिर घाट में लोगों का दौरा करा के सुरक्षित वापस ले आएँगे, ना जाने क्या हो जाए, क्या ना हो जाए वहाँ पर। मौसम कभी भी बदल सकता है वहाँ पर।
तो सर उसके लिए कोई सीक्रेट आउट करने की क्या बात है, वो तो साफ दिखता है ना मैप में। तो जो आदमी आत्मघात के लिए तैयार है, उत्सुक है, उसके लिए क्या कहा जाएगा ये बताइए आप? अब जो गूगल मैप खोलिए, लालमुनीरहाट लीजिए, बॉर्डर पे मेजर डिस्टेंस डालिए और वहां से लालमुनीरहाट कर दीजिए। बिल्कुल। तो 10.86 किलोमीटर, ये तो 10.86 तो साहब मीडियम आपकी भी नहीं है, तो तो ये मीडियम आर्टिलरी फील्ड मीडियम फील्ड गन आर्टिलरी की भी रेंज उसके नहीं लिए पर है। आप तो है। 155 की जरूरत ही नहीं। नहीं, 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 150 तो ओवरकिल है सर। ये तो ये तो फील्ड गन चलेगी अपनी इसमें। 155 से तो ढाका तक पहुंच जाएंगे। तो आप ये देखिए कि हालात उस देश के ऐसे हैं और बढ़-बढ़ के उनकी एक कोई पार्टी एनसीपी नाम की है। हाँ, उनके नहीं बनी है नेता ना, हर यूनुस हाँ, यूनुस की पार्टी, यूनुस की, तो उसके यूनुस उसके ने बनाई नेता है। हाँ, हर रोज़ एक बयान देते हैं उसके नेता कि भारत को समझ जाना चाहिए और उसको तुरंत शेख हसीना को हमें हैंडओवर कर देना चाहिए। तो ये रोज़ धमकी हमको एनसीपी पार्टी से मिलती है। तो पहले मैंने बोला ये एनसीपी कौन-सी पार्टी बनी है? फिर ध्यान में आया कि ये तो बाबा यूनुस ने बनाई है ये। ओके, तो नेचुरली इनकी सोच भी वैसे ही है। सर देखिए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब ये बात मैंने कही थी कि हो सकता है ये धर्म के आधार पे नहीं हुआ था, मज़हब के आधार पे नहीं हुआ था, आईक्यू के आधार पे हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर बांग्लादेशी इतने समझदार कैसे निकल गए? क्योंकि बांग्लादेश तो ईस्ट पाकिस्तान था। तो यानी कि लो आईक्यू इस तरफ भी आने चाहिए थे। तो बहुत देर तक मैं पशुपेश में रहा और अब जो घटनाएँ घट रही हैं, वो मेरी इस बात को प्रूव कर रही हैं। तो अब तक तो ये खाली हाइपोथेसिस थी, अब ये थ्योरी बनने वाली है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, आईक्यू के आधार पे हुआ था। इससे बहुत चीज़ें सुलझ जाएँगी अगर इस स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल फैक्ट में देखा जाए तो। तो अब बांग्लादेशी भी प्रूव कर रहे हैं कि मयंक चौबे तुमने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। हम भी प्रूव करके दिखाएँगे कि हम भी लो आईक्यू हैं। तो वो कर रहे हैं देखिए इस समय। तो देखिए नाई-नाई कितने बाल अभी पता लग जाएँगे। जैसे उन्होंने बयान दिए हैं और जैसे उन्होंने हरकत की है, वो इस बात को प्रूव करती है कि भाई आईक्यू तुम्हारी भी गड़बड़ी है। आज तो वहां से चिट्ठी आई है कि साहब हसीना जावेद को तुरंत उनका एक्सट्रेडिशन किया जाए। मुझे लगता है मोदी जी समोसा नहीं खाते होंगे वरना समोसा उसी पे रख के खाते हो। ये बहुत तगड़ी वो है कि जिस जिस चिट्ठी की आवश्यकता नहीं होती उसको फेंकना क्या है? उसका काम रख लो, समोसा रख के खा लो उसके ऊपर। कागज़ है बेचारा काहे वो बर्बाद करना वो उसको। है ना, वो जॉन करियाकू, जिसने इनके पूरे भेद आउट किए थे पाकिस्तान के। सुना होगा ना आपने उसको, जॉन करियाकू को, जिसने इनके ये बताया कि साहब की इनके जो एटम बॉम्ब वगैरह है वो इनके हाँ, हाँ, कंट्रोल में नहीं है सारे के नहीं सारे। है इनके कंट्रोल में नहीं है। वो तो उसको इन्होंने ईमेल लिखी, हाँ। पाकिस्तान वालों पाकिस्तान वालों को ईमेल लिखी पाकिस्तान वालों ने कि साहब हाउ हाउ डू यू से दैट इन केस ऑफ अ वॉर उसे इंडिया विल विन और यू यू मस्ट अपोलोजाइज, ये वो। तो उसको पूछा कि फिर आपने क्या किया? उसका कहना है आई टुक आउट अ प्रिंट आउट एंड आई यूज इट टू वाइप माय डैश डैश डैश। दैट देखिए, हम तो फिर भी सम्मानजनक उसको उसकी अंत दे रहे थे उस कागज़ के टुकड़े को। आप समोसे पे रुके हुए हैं, लोग तो कहीं और पहुंच गए। ये तो पृष्ठभाग की स्वच्छता देख रहा था। तो नहीं। इसलिए उनकी तो स्थिति बहुत खराब है। और वैसे भी बाकी देखिए आप, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि साहब के बांग्लादेशी जो हैं वो सारे के सारे जरा सी धमकी आएगी और बिना कुछ किए और धड़ाधड़ भाग छूटेंगे और वापस चले जाएंगे बांग्लादेश। हुँ, कुछ बहुत तो बहुत चल रहा है वहाँ पर इस समय। आपके पास में भी सोर्सेज़ से खबर मेरे पास में भी सोर्सेज़ से खबर आ रही है कि हम्म, लोग बड़ी फुर्सत से पलायन कर रहे हैं इस समय। बस तो ये कोई नहीं देखना रोक है रहा है उनको, न इस हाँ, तरफ से न उस तरफ से। ना
तो मुझे ये लग रहा है कि ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से भी पलायन करेंगे कि वहीं-वहीं से निकल रहे हैं अभी ये? ये पलायन तो ये धीरे-धीरे सभी जगह से करेंगे। एक्चुअली जो फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट में जो प्रोविज़न डाल दिए ना, उनसे प्रॉब्लम हो रही है इनको, हाँ, बाकी तो ये नहीं निकलते। वो प्रॉब्लम्स इनके लिए बहुत दिक्कत जी। पैदा कर रहे हैं, तो मैं ये क्योंकि देख रहा था कि इस समय जो भारतीय सरकार जो है, वो बड़ा सोच समझकर श्योर फुटेड कदम ले रही है। एक तो इनको फॉरेनर्स को आउट करने के ऊपर और दूसरा जो दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन को लेकर। तो कोई भी काम हेस्ट में नहीं हो रहा है। बहुत सोच समझकर पूरा ख्याल मंथन करने के बाद में ही कोई कदम उठाया जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है, ये बड़ी एक स्टेबल डेमोक्रेसी का एक साइन है ये, कि आप हेस्ट में काम नहीं करते, नी जर्क रिएक्शन नहीं देते हैं। आप सोच समझकर पूरी मंत्रणा और योजना के बाद में ही कोई कदम उठाते हैं। तो दैट्स अ गुड साइन एंड आई एप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस। तो धीरे-धीरे देखिए अभी होगा। अ, बाकी तो हरकतें इनकी चली रही हैं गड़बड़। आज ही मैंने एक ट्वीट डाला था। बदायूं के स्कूल में एक बालिकाएँ थीं, उन्होंने अपनी वाटर बॉटल जब खोली, तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। तो दुर्गंध जो थी वो किसी कारण से थी, तो फिर पकड़ा गया और चूँकि ये तीनों लड़के जो थे नाबालिग थे, इनके पिताजियों को तलब किया गया कि ये हरकत तुम्हारे साहिबजादों ने की है। तो ये सोच जो है ये थोड़ी-सी विकृत सोच है और इस सोच को सुधरने की आवश्यकता है इस समय। ये सुधर नहीं और सकती। अ, सर देखिए ये मैं पूरे कहा जाता कन्विक्शन है के साथ कहता हूँ, ये सोच नहीं सुधर सकती। सर देखिए लठ के आगे कहते हैं भूत भी नाचता है और भय बिन होत न प्रीति, ये तो रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने कहा ही है। तो जब तक शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु शंख और पद्म को परे रखेंगे और चक्र और गदा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये सोच सुधरनी पड़ेगी। अगर आपको शांतिपूर्वक तरीके से रहना है, तो आपको ये सोच सुधारनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि ये सोच सुधरेगी। क्योंकि ये ऐसा देश है कि यहाँ पर आप पूरी इज़्ज़त के साथ में शांति प्रिय तरीके से रह सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ के कानूनों का पालन करें। ये थोड़ा-सा हमें क्लियर करना पड़ेगा कि कंट्री फर्स्ट ऑलवेज़ एंड एवरी टाइम जो है ये आना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं चलेगा कि मेरा जो मज़हब है वो राष्ट्र से पहले आता है, सॉरी। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब अगर आप लहरा रहे हो, तो बेटा माथे से तुम ही लगाओगे उसको। ऐसा नहीं है कि लहराओगे तो खाली पन्ने निकलेंगे उसके अंदर से, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सुधार आएगा और सशक्तिकरण जो है वो आवश्यक है, ऐसी राष्ट्रवादी शक्तियों का जो कि देश के हित की सोचती हैं। तो अपने आप सुधार आएगा। मैं पूर्णतः आशावादी हूँ इस मामले में। जी, एक खबर और आ रही है। जी, जाफर एक्सप्रेस पे फिर से हमला हो गया। लो आज ही अजय रैना का मैं पढ़ रहा था। उसने लिखा था कि ये फटी नहीं अभी तक। तो ये ये एक कहावत है हिंदी में सर कि शेर से बस चली नहीं गधैया के कान मेट दिए। तो तो बलोच लड़ाके जो हैं जब उनको कुछ नहीं मिलता तो सोचते चलो इसी को उड़ा देते हैं रख के आज। तो टाइम पास के लिए जैसे हम लोग करते थे दिवाली में ना सर वो लक्ष्मी बम फोड़ते थे। लक्ष्मी बम फोड़ते-फोड़ते बीच में ना फिलर के रूप में वो टिकली होती थी छोटी वाली पिट, पिट, पिट करके, तो वो छोड़ देते। तो ये जाफर एक्सप्रेस जो है वो टिकली के समान है। बड़े-बड़े लक्ष्मी बम इन्होंने छोड़े, बीच में थोड़ा टाइम मिला तो इन्होंने ये टिकली बम छोड़ दिया ये वाला। तो ये मुझे दिख ये है मनोरंजन करके रखेंगे इनका अच्छे तरीके से सर और मनोरंजन में बैंड बजता है सर इनका। इनकी हॉबी है। जी, जब और कुछ नहीं मिल रहा कि अच्छा चलो आज बोर हो रहे, चलो जाफर एक्सप्रेस ही उड़ा देते चलो हैं। जाफर एक्सप्रेस उड़ा देते हैं आज। सर देखिएगा एक बार कहीं अच्छा, वर्ल्ड ये रिकॉर्ड में बीच नाम में तो सुन इन्होंने के पूरी बंद कर दी थी। बंद की थी फिर चलाई इन्होंने ये।
मैं ये कह रहा था कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो दर्ज नहीं, सबसे ज्यादा बम ब्लास्ट होने वाली ट्रेन कौन सी है? कहीं तो पाकिस्तान का नाम आए इस दुनिया में। एक टेररिज्म के हम्म, लिए आता है, एक ट्रेन के लिए भी आना चाहिए इसका। हर चीज हम्म, टी से संबंधित इन्हीं की फर्स्ट आती है। अननोन मैन कह रहा है कि 20 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो गए हैं एफसी हेडक्वार्टर्स। हम्म। अगर पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान में क्या सेफ है मरियम बंकर के अलावा? मरियम बंकर सेफ है, आप मानते हैं? नहीं, मरियम बंकर भी सेफ नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। वो तो मेरे मेरे एक ट्वीट में किसी ने बना के रख दिया था उसमें, हालांकि उसने जीएसक्यू बनाया था, उसको नाम लिया था मरियम मंकर। सेफ कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, पाकिस्तान जब एक नहीं है तो सेफ कहां से होगा? सीधी सी बात है। हमारे योगी जी ने पहले कहा था एक है तो सेफ है। तो पाकिस्तान में एक नाम की चीज तो है नहीं, तो सेफ कहां से होगा? इस समय पाकिस्तान का पूरा एरिया जो है वो भारत के किसी ना किसी प्रक्षेपास्त्र की जद में है, और हम तभी बैठ के ये सब बातें बोल रहे हैं। इस समय पाकिस्तान की वो स्थिति है कि उसके बेचारे के पास में न्यूक्लियर वेपन है नहीं, बोल रहा है मैं मार दूंगा मार दूंगा। और भारत कहता है अच्छा ठीक है, मार देना, और फिर हम अपना काम करेंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री ने 12 मई में अपने जो भाषण दिया था उसमें क्लियर कर दिया था कि न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड ऑफ। जो न्यूक्लियर धमकी है वो नहीं चलेगी। 12 मई दिन, ये कुछ चीजें हैं दर्शकों को छाप लेनी चाहिए अपने मस्तिष्क में। आत्मनिर्भर भारत ने अपना डंका बजवाया और लोगों को मनवाया। ये भी 12 तारीख को बोला था। तो 12 मई जो है वो स्वर्ण अक्षर दिन है भारत की इतिहास का। जैसे वो एक और दिन है 5 अगस्त का। 5 अगस्त का था, 9 अगस्त का था? 5 अगस्त का। 5 अगस्त का था। अब राम 25 मंदिर नवंबर वाला। भी बन जाएगा, ध्वजारोहण होएगा कल, हम्म। तो वो भी बन जाएगा। तो ये कुछ एक दिन है जो कि ऐतिहासिक दिन बनकर रहेंगे भारत के इतिहास के। तो 12 मई भी उसमें से एक आएगा। जैसे शिकागो एड्रेस का भी एक दिन है ना सर, क्या था, 11 सितंबर था उसका दिन। 5 अगस्त है हमारे 370 हटने का। हाँ, 5 अगस्त 370 हटने का। 5 ही अगस्त था जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया था। नहीं, और वो 5 9 नवंबर अगस्त के है। वो 9 9 नवंबर, नवंबर अच्छा है। 9 नवंबर था, और 5 को ये आई थी, शेख हसीना वाजिद का स्वागत किया गया था 5 तारीख को हम्म। भारत की धरती पर। तो ठीक है। जी हाँ। अब चलते चलते बस ये एक आपसे पूछ लूँ कि साहब कि ये जो ये एलन मस्क है, ये भारत से मिल गया है, क्या कर रहा है? ये सबको एक्सपोज कर रहा है, बेचारे इतने सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी, इनका सबका जॉब छीन लिया सबको एक्सपोज करके। पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं है, जो कुछ पॉइंट 5 वाले यहाँ बैठे हुए थे, जो अगेंस्ट में लिख रहे थे, उसको भी उसने उजागर कर दिया। मैंने तो धन्यवाद दिया बाकायदा ट्विटर पे उनको, कि बहुत बढ़िया काम किया है। अब तो जो आदमी कुछ लिखता है अगेंस्ट में ना, उसके जाके नाम के आगे सीधा क्लिक करो, अगर उसमें लिखते हैं ना साउथ एशिया, समझ जाओ कि ये बंदा जो है ये देशद्रोही है ये। जिसमें दम है वो भारत लिखेगा उसके तो तो कई सारे बड़े बड़े पवन खेड़ा जैसे लोगों का भी यूनाइटेड स्टेट्स निकला, मतलब हाँ, उन्होंने अपना वो आउटसोर्स भी कर यूएस रखा है, पूरा वाले। का पूरा सिस्टम हाँ, वहां से चलता है। अरे मैं भूल गया, मैं कुछ एक लोगों का देखना था कि इटली तो नहीं आ रहा उसके अंदर। ननिहाल का दिया हो, क्या पता। या, या बैंकॉक आ रहा होगा सर, और क्या है, तपस्या भूमि है, तप भूमि है। और जितने एंटी हिंदू सारे के सारे जितने भी हैं, और वो आपके कास्ट एजेंडा जो पेडल कर रहे हैं, सारे के सारे बाहर बेस्ड है। एक बाहर भी भेज। उसमें से ऐसा नहीं है जो यहाँ बेस्ड हो। आज एक मोहतरमा थी, अंजलि नाम था उनका। तो उनका मैं पढ़ा तो उत्सुकतावश मैंने देखा है कहाँ पर, तो उसमें है पाकिस्तान। मैंने वो तेरे की, ये तो अब्दुल पाकिस्तान की निकली। अंजलि, क्या बात हाँ, है। ये तो अंजलि तो अब्दुल निकली। तो एलॉन मस्क ने हमारे लिए खेलने के लिए खिलौना दे दिया, बड़ा सुंदर सा। अच्छा, और और भी उनको बेट ऐसा दिया है कि इफ यू हम्म, वांट यू कैन चेंज द कंट्री टू रीजन। रीजन्स, तो हाँ। जो भी रीजन चेंज कर रहा है वो और भी जल्दी एक्सपोज हो जा रहा और तो मैंने तो सर धन्यवाद दिया आज एलोन मस्क का। एलोन मस्क का नाम कुछ करना पड़ेगा जो कि नाम ऐसा हो कि जो लगे कि भाई कोई हिंदुत्ववादी नाम दिया जाए।
तो आप सोच के रखिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ। और फिलहाल सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि कृपया आप लोग जो टेरिटरीज चाहते हैं वो आपकी विश लिस्ट जो है वो बना लीजिए, हम लोग कंपाइल करेंगे, फिर उसको फिल्टर करके राजनाथ सिंह जी को भेजेंगे। भेजेंगे। विश लिस्ट। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल चौबे को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।